हेलो हेलो। हाँ जी प्यारे बच्चों, बहुत बहुत गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है मेरे भाइयों बहनों? तो बहुत बहुत सुसंध्या, क्या हाल चाल हैं? एक बार मुझे बता दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके, चलो। तो चैप्टर हम पढ़ रहे थे नेशनल इनकम, मतलब यूनिट पढ़ रहे थे नेशनल इनकम, जिसके अंदर एक पड़ाव हमने पार कर लिया। ठीक है, कौन सा पड़ाव पार कर लिया? कन्वर्जन सीखा आपने, फिर कन्वर्जन के 25 क्वेश्चन मेरे साथ चेप चेप के कर लिए आपने। ठीक है, तो वहां तक कर लिया था। तो याद है वैसे पिछली क्लास में वहां तक कंप्लीट कर चुके थे। हाँ, लिमिटेशन ऑफ रियल एंड नॉमिनल जीडीपी, हाँ वो कर लिया था। मतलब बुक के हिसाब से आपने यहाँ तक कर लिया था, पेज नंबर 12। मतलब हमने ये पढ़ा था, है ना? हाँ, मतलब टॉपिक ये पढ़ लिया था, राइट। ठीक है, हाँ लास्ट क्लास में ये पढ़ लिया था। बाकी उससे पहले हमने ये सब कन्वर्जन के टूल्स वूल्स पढ़ चुके थे और कन्वर्जन के क्वेश्चन कर चुके थे, है ना? डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ चुके थे, है ना? मतलब कोई भी टॉपिक इससे पहले पेज नंबर 12 तक हम एक तरह से सब कुछ पढ़ चुके। सर्कुलर फ्लो पढ़ चुके थे, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? है ना, पढ़ लिया था। और ये सब फ्लो स्टॉक, डेप्रिसिएशन, कैपिटल लॉस, इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट, है ना? चलो ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर हम पेज नंबर 12 तक पहुंच चुके हैं। तो अब चैप्टर जो है या यूनिट जो है वो अंतिम पड़ाव की तरफ करवट ले रहा है। ठीक है, मतलब बुक के हिसाब से चैप्टर 3 शुरू हो रहा है। अब हमको ये सीखना है, मतलब वही मेन हेडिंग है कि नेशनल इनकम जो ये चैप्टर है वो हम कैसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो डालें हेडिंग। चलो ठीक है, करते हैं शुरू फटाफट। तो डालो हेडिंग, आज कॉन्सेप्ट करना है इसका। हेलो 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 हेलो। आइए प्यारे बच्चों, तो आज आप रजिस्टर में सबसे पहले मेन हेडिंग डालना पेज के बीच, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो बेसिकली ये हमारा एक मेन टॉपिक है जिसके अंदर हमें कुछ क्लासेस गुजारनी है। कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, बेसिकली हमको अब नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे करते हैं उसको प्रैक्टिकली सीखना है। ठीक है ना? और नेशनल इनकम का एग्रीगेट क्या होता है वो ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, NNPFC, राइट, है ना? तो यहां से एक तरह से हमको प्रैक्टिकली ये सीखना है कि कैसे हम अपने देश की इनकम को कैलकुलेट करेंगे। तो देश की इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं, तो आप इसके नीचे 3 बाइफर्केशन करना। पहला मेथड होता है प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, पहला मेथड होता है प्रोडक्शन मेथड। दूसरा मेथड होता है इनकम मेथड। इनकम मेथड। और तीसरा मेथड होता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड। तो बेसिकली हम अपने देश की इनकम को प्रैक्टिकली कैलकुलेट करते हैं, जिसके 3 मेथड्स होते हैं, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड।
बाकी इनका बेसिक क्रक्स क्या है वो थोड़ा थोड़ा बताता रहता हूँ। जैसे आपने जब वो पढ़ा था सर्कुलर फ्लो, या जब आपने बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ी थी, शुरू शुरू की बात है, तब उसके अंदर आपने कुछ एक्टिविटीज पढ़ी थी। जैसे एक एक्टिविटी होती है प्रोडक्शन करना, एक एक्टिविटी होती है कंजम्पशन करना, है ना, एक एक्टिविटी होती है इन्वेस्टमेंट करना, ऐसा पढ़ा था। फिर आपने जो सर्कुलर फ्लो पढ़ा था, सर्कुलर फ्लो में भी आपको अगर याद हो, हाउस होल्ड्स होते थे जो फर्म्स को फैक्टर सर्विस देते थे, बदले में फर्म उनको फैक्टर पेमेंट देती थी, ऐसा आपने सर्कुलर फ्लो भी पढ़ा था। तो उसी कॉन्सेप्टों से हम अपने देश की इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके 3 नजरिए होते हैं। एक नजरिया तो होता है प्रोडक्शन मेथड, तो आप ड्राइंग मत बनाना या बाद में बना देना चाहे। प्रोडक्शन मेथड जो होता है वो ये देखता है कि देश में जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज बने हैं, है ना, जो भी फाइनल गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं देश के अंदर, उनकी जो भी मनी वैल्यू होगी उसको नेशनल इनकम कहते हैं। तो जितने भी फाइनल गुड्स बने हमारे देश के अंदर, उनकी मनी वैल्यू को नेशनल इनकम बोलते हैं। तो ये मेथड जब सीखेंगे तो ये प्रोडक्शन मेथड कहलाता है, क्योंकि ये फोकस करता है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है प्रोडक्शन पर, कि जितना गुड्स का प्रोडक्शन हुआ। इनकम मेथड ये कहता है कि भाई जितनी इनकम हुई, और इनकम भी कौन सी, फैक्टर इनकम, मेहनत वाली, जितनी भी फैक्टर इनकम हुई हमारे रेसिडेंट्स की, उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। तो इनकम मेथड जो होता है उसका फोकस एरिया होता है कि जितनी लोगों की इनकम हुई, कौन सी इनकम हुई, फैक्टर इनकम, वो नेशनल इनकम होती है। और एक्सपेंडिचर मेथड का नजरिया होता है, वो कहता है कि जितनी इनकम होगी या जितना लोग कमा रहे हैं, तो इकोनॉमी में जितना खर्चा हुआ, एक्सपेंडिचर का तो नाम ही क्या है, खर्चा, इसको बोलते हैं डिस्पोजिशन, खर्च करना। तो एक्सपेंडिचर मेथड जो होता है वो ये कहता है कि पूरी इकोनॉमी में जितना भी खर्चा हुआ होगा, जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ होगा, वो हमारे देश की नेशनल इनकम के बराबर होगा। तो 3 अलग अलग नजरिए हैं, एक है प्रोडक्शन, एक है इनकम, एक है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को हम डिस्पोजिशन भी कह सकते हैं। और मजेदार बात ये होती है कि तीनों ही बराबर रहते हैं, मतलब चाहे हम किसी भी मेथड से कैलकुलेट करें, आंसर विल रिमेन सेम। तो ये खूबसूरती होती है इस इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट की, कि प्रोडक्शन मेथड से अगर हम आंसर निकालते हैं नेशनल इनकम का, या इनकम मेथड से आंसर निकालते हैं, या एक्सपेंडिचर मेथड से आंसर निकालते हैं, तो वो सेम निकलता है। ठीक है, लेकिन अलग अलग मेथड्स हैं, तो ऑब्वियसली हम अलग अलग क्लासेस में अलग अलग सीखेंगे। तो आज का हमारा फोकस एरिया सिर्फ पहला मेथड है ना, और वो भी हो सकता है हम कंप्लीट ना कर पाए, इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल। तो आज इसलिए हम बाकी दोनों मेथड्स की चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है अक्षत भाई, तो आज हम सिर्फ कौन से मेथड को फोकस एरिया लेकर चलते हैं, प्रोडक्शन, है ना। तो इसको तो आप ऐसे ही अंडरलाइन कर लो, और फिर एक मेन हेडिंग डाल दो, नंबर 1, प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, बस तो ये मेन हेडिंग डाल लो, प्रोडक्शन मेथड। इसके ब्रैकेट में लिख लेना, इस मेथड को हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम सब कुछ सीखेंगे। चलो, तो आप ऐसा करना कि 5 मिनट आप अभी कुछ लिखना मत, मैं यहाँ पर कुछ समझाऊंगा, तो बस आप सुनते रहना, समझते रहना, वो बाद में हम ऑलरेडी मैं आपको दिखाता हूँ, हमको गिवन है, लेकिन आप मत लिखना, ठीक है। मैं आपको बहुत साल पहले लेकर चलता हूँ, बहुत पुरानी कहानी पर लेकर चलता हूँ, कि पहले क्या होता था, बस ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। बहुत साल पहले क्या होता था, हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं फार्मर है, ठीक है। फार्मर ने मेहनत करके लेट्स एज्यूम वीट उगाया अपने फार्म पर। क्या उगाया, वीट उगाया। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसको उगाने में इसकी कॉस्ट कुछ नहीं आई, ये एज्यूम कर रहे हैं, वैसे आई होगी लेकिन हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, कुछ नहीं आई, बस इसने मेहनत करी और इसके फार्म पर वीट उग गया। अब ये वीट इसने
एक फ्लोर मिल वाले को बेच दिया। फ्लोर मिल वाला जो होता है, फ्लोर मिल वाला का काम क्या होता है कि भाई वो खरीदेगा इससे वीट। मान लेते हैं इसने 100 रुपए में बेचा, तो फ्लोर मिल वाला जो होता है वो क्या करता है, वो इससे वीट खरीद कर इसको पीस देगा और इसको आटा बना देगा। गेहूं को पीस कर क्या बना देगा, आटा बना देगा। अब इस फ्लोर मिल वाले ने वो आटा जो है वो एक बेकर को बेच दिया। ये मान लेते हैं एक बेकर है, ठीक है, लेट से 130 रुपए का बेच दिया। तो फ्लोर मिल वाले ने आटा जो है वो किसको बेच दिया, बेकर को बेच दिया। अब बेकर क्या करता है आटे का, बेकर खूब सारा आटा खरीदता है और उसको बेक कर करके ऐसे वो बना लेता है, शेप दे देता है, केक जैसी शेप दे देता है, बेक कर देता है। तो उसने वो प्रोडक्ट्स अपने बनाकर तैयार कर लिए, बेक। और बेकर ने वो बेक्ड आइटम्स एक शॉपकीपर को बेच दिए। ये शॉपकीपर जो है ये है थियोब्रोमा, जो क्या बनाता है, केक, पेस्ट्री, ये सब। वो खुश हो रही है, कह रही हाँ सर। तो उसने बेचा ये कितने रुपए का, 200 रुपए का। तो उसने बेक्ड आइटम किसको बेच दिया, पेस्ट्री शॉप वाले शॉपकीपर को बेच दिया। और सबसे आखिरी में देखो ये आप हो, त्रिशा है, देखो त्रिशा खुश भी हो रही थी। अब त्रिशा गई थियोब्रोमा की दुकान पर और त्रिशा ने वो चॉकलेट पेस्ट्री खरीद ली, फाइनली 250 रुपीज की। ठीक है, तो मतलब मैंने एक एग्जांपल लिया, अगर आप ध्यान से इस एग्जांपल को ऑब्जर्व करोगे तो इस एग्जांपल में मतलब टोटल इन ऑल 4 लोग इन्वॉल्व्ड हैं। पहले फार्मर था, फार्मर ने वीट उगाकर किसको बेच दिया, फ्लोर मिल वाले को। फ्लोर मिल वाले ने वीट से आटा बनाया, आटा किसको बेच दिया, बेकर को 130 में। बेकर ने उस आटे को बेक करके बेक आइटम कितने में, शॉपकीपर को 200 रुपए में बेच दिया। और शॉपकीपर ने फाइनली मतलब उसको प्रॉपर बाकायदा एक पेस्ट्री का शेप दे दिया और वो पेस्ट्री उसने फाइनल कंज्यूमर को बेच दी। अब कंज्यूमर आगे नहीं बेचेगा, है ना, तुम तो कंज्यूम कर लोगी, है ना, तुम तो खा लोगे, तो ये प्रोसेस रुक गया, राइट। तो अब देखना ध्यान से, पुराने जमाने में क्या होता था, पुराने जमाने में हम क्या करते थे, हम हर आदमी से ये पूछते थे कि तुमने बताओ कितने रुपए की सेल करी है। तो फार्मर ने कितने रुपए की सेल करी, 100। फ्लोर मिल वाले ने कितने की सेल करी, 130। बेकर ने कितने रुपए की सेल करी, 200। और शॉपकीपर ने कितने की सेल करी, 250। हम हर आदमी से पूछते थे कि बताओ तुमने कितने रुपए का सामान बेचा। तो हर आदमी अपना अपना सामान बता देता कि मैंने 100 रुपए का बेचा, फ्लोर मिल वाला बोलता था मैंने 130 का बेचा, बेकर बोलता था मैंने 200 का बेचा, शॉपकीपर बोलता था मैंने 250 का बेचा। और हम क्या करते थे, हम इन सबको अलग अलग को जोड़ लेते थे और हम कहते थे कि इन सब लोगों ने ये फाइनल गुड्स बेच दी हैं और हर किसी के फाइनल गुड्स की वैल्यू को ऐड कर लो। तो हम कहते थे कितना आ गया ऐड करके, 680। तो हम सोचते थे हर किसी ने अपना अपना एक फाइनल गुड बेचा है और उसकी वैल्यू आ गई 680, तो हम कहते थे ये हमारी देश की इनकम हो गई, फॉर एग्जाम्पल। पुराने जमाने में ऐसा होता था, ठीक है। अब बड़े ध्यान से सुनना, पुराने जमाने में जब ये होता था तो उसमें एक बहुत बड़ी गलती होती थी। क्या गलती होती थी, रिपीटिशन हो रहा है, राइट। इसमें हर आदमी जो सामान बेच रहा है वो फाइनल गुड नहीं है, यानी कि कॉन्सेप्चुअली ही गलती होती थी। कॉन्सेप्चुअली क्या गलती होती थी, अगर मैंने वीट खरीदा फार्मर से और मैं उसको फिर आगे आटा बनाकर बेच रहा हूं, तो वीट खरीदना मेरे लिए क्या, एक तरह से रॉ मटेरियल, वो मेरे लिए क्या, एक तरह से रॉ मटेरियल। तो पुराने जमाने में ये बहुत बड़ी गलती होती थी। वैल्यू जो होती थी हम हर किसी की ले रहे थे, हम हर किसी की सेल वैल्यू ले रहे थे, तो जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी, जो कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग था। अगर आप इस पूरे एग्जाम्पल को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो इसमें फाइनल गुड जो है, अब देखना ध्यान से, फाइनल गुड वीट भी नहीं है तो ये गलत, फाइनल गुड वो आटा भी नहीं है, ये गलत,
फाइनल गुड वो बेक्ड आइटम्स भी नहीं है, वो भी गलत। फाइनल गुड सिर्फ क्या है? पेस्ट्री। क्योंकि फाइनल गुड उसे बोला जाता है जो किसने खरीदा अल्टीमेटली? वेरी गुड, कंज्यूमर ने। तो ये पॉइंट आपने स्टार्टिंग में पढ़ रखा है। फाइनल गुड किसको बोलते हैं? जो सिर्फ कौन खरीद रहा है? कंज्यूमर। बाकी सब तो आगे बेचने के लिए खरीद रहे हैं, बाकी सब तो उसको रॉ मटेरियल की तरह खरीद रहे हैं, तो बाकी सब के लिए तो वो कैसा गुड है? इंटरमीडिएट गुड, राइट। तो पुराने जमाने में ये ब्लंडर होता था। पुराने जमाने में तो सब उल्टा सीधा वैल्यूज बताते थे, जबकि हमें कॉन्सेप्चुअली पता है कि फाइनल गुड सिर्फ कौन सा है? जो कंज्यूमर को बेचा, पेस्ट्री। तो पहले आपको इतनी बड़ी स्टोरी समझ आई मेरे भाइयों बहनों? ठीक है। तो पुराने जमाने में जो वैल्यू निकाली जाती थी 680, वो टोटली गलत होती थी, वो रॉन्ग होती थी। और आज आपके जमाने में, या आप क्योंकि सही नॉलेज ले चुके हो, आपसे अगर पूछें कि पेस्ट्री कितने की बेची, तो फाइनल गुड की वैल्यू क्या थी? 250। तो ये आज के जमाने में सही वैल्यू होनी चाहिए नेशनल इनकम की, क्योंकि हम सिर्फ फाइनल गुड की वैल्यू काउंट करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हम कभी भी काउंट नहीं करते। तो पहले इतनी कहानी समझ आई। तो इस पूरी प्रॉब्लम को एक नाम देते थे, इस पूरी प्रॉब्लम को बोलते थे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये एक प्रॉब्लम थी बेसिकली, पुराने जमाने की बात है, अब नहीं होता है ऐसा। तो इस प्रॉब्लम को बोलते थे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज के जमाने के लोग क्या करते हैं? हम सिर्फ किसकी वैल्यू को ऐड करते हैं? फाइनल कंज्यूमर की। तो फाइनल कंज्यूमर को, यानी उस जब त्रिशा के पास पेस्ट्री पहुंची तो कितने रुपए की बेची थी? 250। तो उसको हम कंसिडर करते हैं, बाकी सब लोगों के वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करते। अच्छा, इसका एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी होता है, तो वो भी ध्यान से सुनना। इसको इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, अगर हम हर प्रोड्यूसर का ये देखें कि हर प्रोड्यूसर ने कितनी वैल्यू ऐड करी है, उसका वैल्यू एडिशन कितना है, मतलब जो भी उसने मेहनत करी उतना एडिशनल वैल्यू क्या है। अब फॉर एग्जांपल फार्मर की अगर बात करूं, फार्मर ने अपनी मेहनत से वीट उगाया और बेचा कितने का? 100 का। अब फार्मर ने जो वीट 100 रुपए का बेचा, उसके बाद फ्लोर मिल वाले ने आटा कितने में बेच दिया? 130। तो अगर मैं ये देखूं कि खाली फ्लोर मिल वाले ने एडिशन कितना करा, यानी कि उसने वैल्यू कितनी ऐड करी, तो मात्र 30 रुपए। उसने 100 का खरीद कर कितने में बेच दिया? 130। तो उसने कितनी वैल्यू ऐड करी? सिर्फ 30। इसी तरह बेकर ने 130 में खरीद कर आगे कितने का बेच दिया? 200। तो उसने कितनी वैल्यू ऐड करी? 70। फिर शॉपकीपर ने 200 में खरीद कर पेस्ट्री कितने की बेच दी? 250। तो शॉपकीपर ने कितनी वैल्यू ऐड करी? 50। तो इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि अगर हम हर प्रोड्यूसर का वैल्यू एडिशन भी जोड़ लेंगे तब भी आंसर सही आ जाएगा। तो आप देखो कितना बड़ा जादू हो गया आपकी आंखों के सामने। अगर आप चारों की वैल्यू एडिशन भी जोड़ते हो तो भी आंसर कितना आ रहा है? 250 आ रहा है। मैजिक हो गया ना। तो आज के जमाने में दो तरीकों से सही आंसर निकाला जा सकता है। एक तरीका होता है कि वैल्यू एडिशन को जोड़ लो तो भी 250 आएगा, या दूसरा तरीका होता है कि फाइनल कंज्यूमर की वैल्यू को ले लो जितने का बेचा तो भी 250 ही होगा। तो मतलब आज हम किसी भी तरीके से सही नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, लेकिन पुराने जमाने में गलत नेशनल इनकम निकालते थे, क्योंकि पुराने जमाने में कौन सी प्रॉब्लम चलती थी? डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम चलती थी। तो समझ आया इतना खेल? चलो, तो क्लियर हो गया मेरे ऑनलाइन दे चीतो? तो बुक निकालनी नहीं है, बस देख के खुश होना है। ओके, चलो, तो सिर्फ देखना है, बुक नहीं निकालनी। तो जो बातें मैंने हिंदी में सुनाई आपको, ये सारी बातें एक सुंदर अंग्रेजी भाषा में पेज नंबर 16 में किताब में दे रखी है। तो लिखने देखने की जरूरत नहीं है, दीदी इधर देख लो, बस किताब को मारो अभी गोली। तो आप इस डायग्राम पर, यहां पर वो कहानी दोबारा इमेजिन कर लो
कि फार्मर ने वीट कितने का बेचा था, 100, दिख गई वैल्यू। फ्लोर मिल वाले ने बेकर को कितने का बेचा था, 130। बेकर ने शॉपकीपर को कितने का बेच दिया था, 210, यहाँ पे 210 ले लो। और शॉपकीपर ने फाइनली पेस्ट्री कितने की बेच दी थी, 250। तो अब अगर हम ये देखें कि फार्मर ने कितनी वैल्यू ऐड करी, तो 100, फ्लोर मिल वाले ने कितनी वैल्यू ऐड करी, 30, बेकर ने कितनी वैल्यू ऐड करी, इस एग्जांपल में इन फिगर्स में तो 80, और शॉपकीपर ने कितनी वैल्यू ऐड करी, तो 40। तो अगर आप सबका वैल्यू एडिशन भी जोड़ लोगे तो भी कितना आएगा, 250। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग समझ आई क्या थी पुराने जमाने। तो आज इसके दोनों सॉल्यूशंस होते हैं, ये यहां दे रखा है कि आज किसी भी तरीके से हम डबल काउंटिंग अवॉइड कर सकते हैं। पहला तरीका तो है कि हम सबके वैल्यू एडिशंस को अगर जोड़ लेते हैं तब भी आंसर 250 आएगा। नहीं तो और उससे ज्यादा आसान तरीका तो क्या है कि आप सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू जोड़ लो जो कंज्यूमर ने खरीदा। तो कंज्यूमर ने पेस्ट्री कितने में खरीदी, 2। तो दोनों तरीकों से आंसर सेम आ जाता है और सही आ जाता है। तो इस पूरी सिचुएशन को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो समझ आ गई पहले प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल एक पोर्शन होता है प्रोडक्शन मेथड को सीखने से पहले, लिखवाने से पहले, इसलिए पहले मैंने स्टोरी डिस्कस कर ली। तो इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। चलो, तो अब आप आ जाओ मेरे साथ, ठीक है। तो आपने हेडिंग डाल रखी होगी ना, अब आप पेन उठा लेना। चलो, तो अब आप मेरे साथ साथ लिख लेना प्रोडक्शन मेथड में स्टेप 1। तो मैं आपको प्रोडक्शन मेथड सिखा देता हूं, कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई द 3 सेक्टर्स इन इकोनॉमी। आइडेंटिफाई द 3 सेक्टर्स इन इकोनॉमी। 3 सेक्टर्स को आप अंडरलाइन कर लेना और छोटे छोटे 3 एरो निकाल लेना। तो 3 सेक्टर सुनाओ। हाँ, सही, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो 3 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के अंदर, है ना। तो वैसे तो पूछता नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए जस्ट फॉर द रेफरेंस बता दो। प्राइमरी सेक्टर कौन सा हो गया, मैन्युफैक्चरिंग वाला, एग्रीकल्चरल वाला। सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग वाला, इंडस्ट्री वाला। तो प्राइमरी में मेनली हो गया एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, और सेकेंडरी में हो गए मेनली आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग वाला, और टर्शरी के अंदर सर्विस सेक्टर वाला, जिसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है, सर्विसेज बेच रहे हैं, है ना। तो 3 सेक्टर होते हैं मेनली। तो स्टेप 1 तो है कि हम अपने पूरे देश के अंदर, इकोनॉमी के अंदर 3 सेक्टर्स डिवाइड कर लेते हैं। फिर होता है स्टेप 2, कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड at market price of each sector. Calculate gross value added at market price of each sector. फिर हम हर सेक्टर में वही देखते हैं, वैल्यू एडिशन। जो भी आपको स्टोरी सुनाई ना, वैल्यू एडिशन, तो वैल्यू एडिशन को बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो इसको ऐसे लिख लो, GVAMP। और एक बार मुंह से बोलना है तो बोल लो, जी मतलब ग्रॉस, हाँ, VA मतलब वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो हमें हर सेक्टर का वैल्यू एडिशन निकालना होता है ना। तो वैल्यू एडिशन को बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो इसको निकालने का एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, वो लिख लो आप, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, है ना। तो क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं तो दोनों को अलग से लिख लेते हैं।
तो पहला लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये किसको बोलते हैं? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को अगर मुझे एक सिंबल देना हो एग्रीगेट, तो इसको बोलते हैं GVOMP। GVOMP। तो एक बार अपने मुंह से फुल फॉर्म बोल लेते हैं। G मतलब ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस। तो हमें आउटपुट की वैल्यू निकालनी है, तो आउटपुट की वैल्यू निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला लिख लो, इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो इसको मैं ब्लॉक बना देता हूं ताकि थोड़ा याद रहे। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो इसको भी अलग से समझाऊंगा, लेकिन पहले हम बी भी लिख लेते हैं। दूसरा टर्म था इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का क्या मतलब होता है? हाँ, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब हो गया वही इंटरमीडिएट गुड्स खरीदना। हाँ, और इंटरमीडिएट गुड्स खरीदने का मतलब हो गया, लिख लेते हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी कि आप रॉ मटेरियल्स खरीदते हो। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब एक बार देखो एग्जाम में उन्होंने क्या चालूगिरी करी, तो सारे बच्चे परेशान। रॉ मटेरियल की जगह उन्होंने एग्जाम में दे दिया, नहीं वो भी है, नॉन फैक्टर इनपुट। ये फैंसी नाम है मनीष मल्होत्रा वाला। रॉ मटेरियल को घर में मम्मी प्यार से बुलाती है नॉन फैक्टर इनपुट। और एक मनीष मल्होत्रा ने भी नाम दे रखा है, चलो वो भी लिखवा देता हूँ। एक और नाम जो सही बोल रही है आकृति, क्या है? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। हाँ, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। तो सोचो रॉ मटेरियल जैसे शब्द को, रॉ मटेरियल जैसे साधारण देसी शब्द को इतना भयानक डिजाइनर नाम दे दिया, है ना? मतलब ये तो वही बात हुई कि ये बिल्कुल एक सिंपल से आदमी को जो कुर्ता पजामा पहन के घूमता था खादी का, उसको मनीष मल्होत्रा ने पेरिस के कपड़े पहना दिए लाके, है ना? तो सोचो रॉ मटेरियल जैसे शब्द को क्या नाम दे दिया, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, रॉ मटेरियल को, और ऐसे या फिर नॉन फैक्टर इनपुट। तो ये रॉ मटेरियल के दूसरे नाम है वैसे। अच्छा, तो हम इन तीनों पर डिटेल में चर्चा करते हैं स्टार डालकर। तो पहले मैं सेल्स के बारे में चर्चा कर लेता हूं। तो पहला सितारा सेल्स का बना लेते हैं, ठीक है? तो सेल्स क्या होती है पहले आप मुझे बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा। बेच देते हैं, हाँ बिल्कुल सही। सेल मतलब हम अपने प्रोडक्ट को बेच देते हैं, बिल्कुल सही। तो सेल्स के अंदर चार बातें कवर हो जाती हैं। पहला तो हो जाता है सेल्स टू हाउस होल्ड। हम अपना प्रोडक्ट रामू शामू सोनू सुनीता गीता को बेच देते हैं। दूसरा होता है सेल्स टू गवर्नमेंट। हम अपना प्रोडक्ट सरकार को बेच देते हैं। तीसरा होता है सेल्स टू फर्म्स। आप अपना प्रोडक्ट किसी दूसरे दुकानदार को बेच देते हो, हाँ किसी और को, फर्म को बेच देते हो। तो इन तीनों को मिलाकर तो कहते हैं डोमेस्टिक सेल्स। हाँ, यानी कि ये तीनों तो इंडिया के अंदर आप सेल कर रहे हो, डोमेस्टिक सेल्स। लेकिन अगर आपका बिजनेस मेरी तरह बहुत बड़ा है, तो फिर आप सेल कहाँ भी कर सकते हो, हाँ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी कर सकते हो। तो सेल्स जब आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को करते हो तो उसको डिजाइनर नाम क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट्स।
तो मतलब कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली सिंपल भाषा में सेल, तो चाहे किसी को भी बेचो, मतलब अगर नटशेल में देखें तो सेल मतलब भाई किसी को भी सामान बेचो, अपने को क्या है, तो चाहे इंडिया में बेचो चाहे इंडिया के बाहर बेचो, तो सेल मतलब सेल। तो सेल क्लियर हो गया, सेल। ठीक। उसके बाद दूसरा सितारा, चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक किसे कहते हैं? बताओ, चेंज इन स्टॉक। वैसे ही हमने जब इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, हाँ, तब भी सिखाया था चेंज इन स्टॉक को इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, कि आपने अपनी इन्वेंट्री में कितना इन्वेस्ट करें। तो एक बार फिर से लॉजिकली सीख लो, वैसे तो अल्टीमेटली रटोगे, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती आपको। मेरे पास 2 चॉकलेट्स थी और अब मेरे पास 5 चॉकलेट्स हैं, तो बताओ मैंने रास्ते में कितनी खरीदी? तो ये 3 आपने कैसे निकाला? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो सेम चीज स्टॉक के साथ भी होती है। तो अगर आपको स्टॉक का चेंज निकालना है कि कितना स्टॉक चेंज हुआ या आपने कितना स्टॉक इन्वेस्ट करा आपने, तो बिल्कुल सही हो गया फॉर्मूला, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो वही लिख लो बस, और क्या। तो चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, बिल्कुल सही। तो बस इसको बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। तो क्लियर हो गया चेंज इन स्टॉक। और तीसरा और आखिरी सितारा लिख लेते हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल खरीदते हो आप, तो परचेज का क्या मतलब? तो परचेज का मतलब, हाँ मतलब परचेज मतलब आपने रॉ मटेरियल खरीदे। तो किससे खरीदे लिख लो, पहला परचेज फ्रॉम हाउस होल्ड्स, रामू शामू सोनू सुनीता गीता, इनसे खरीदे। या फिर दूसरा किससे खरीदे? परचेज फ्रॉम गवर्नमेंट, सरकार से खरीदे। तीसरा परचेज फ्रॉम फर्म्स, फर्म से खरीदे। तो इन तीनों में से किसी से भी खरीदे तो इन तीनों को मिलाकर क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक परचेज। लेकिन अगर आपका बिजनेस मेरी तरह बड़ा है तो आप फिर रॉ मटेरियल बाहर से भी खरीद सकते हो। हाँ, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी आप रॉ मटेरियल परचेज कर सकते हो, जिसको डिजाइनर नाम क्या देते हैं हम? इम्पोर्ट्स। तो इम्पोर्ट्स मतलब आप विदेश से भी खरीद सकते हो। तो लेमन भाषा में समझ लो, बस खरीदे, कहीं से भी खरीदे, हमें क्या। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल खरीदा, सिंपल है ना। तो बस ये ध्यान रखना है कि रॉ मटेरियल ही होना चाहिए। एक बार पता है एग्जाम में उन्होंने क्या चालूगिरी करी? एक बार उन्होंने दे दिया परचेज ऑफ ट्रैक्टर। अब बच्चा कह रहा है हाँ परचेज ट्रैक्टर, ट्रैक्टर खरीदा। हाँ हाँ वही ना, तो ये उन्होंने एग्जाम में चालूगिरी करी, एक बार दे दिया परचेज ऑफ मशीन। तो ये ध्यान रखना है कि क्या खरीदा? रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो इसीलिए स्टार लगा देता हूं। तो समझ आ गया परचेज क्या है? अच्छा, तो एक बार मैं फिर भी ऊपर जा रहा हूं, तो आप देख लो अपने मन की संतुष्टि के लिए। तो वैल्यू एडिशन कैसे निकालना है, बस ये पेज अपने माइंड में छाप लो। वैल्यू एडिशन निकालना कैसे है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला एक बार अपने मुंह से बोल दो, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो दोनों टर्म क्लियर है इसमें, सेल मतलब क्या और चेंज इन स्टॉक मतलब क्या। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब, या उसको नॉन फैक्टर इनपुट बोल दो या सिंगल यूज प्रोड्यूसर। तो परचेज का मतलब क्लियर हो गया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो पहले यहां तक क्लियर हो गया, स्टेप 2। ठीक है,
अब उसके बाद स्टेप 3। स्टेप 3 जो है वो बहुत सिंपल है। मेक सम टोटल ऑफ GVA MP of all the 3 sectors. Make sum total of GVA MP of all the 3 sectors, comma, which will give us GDP MP। तो इसमें थोड़ा सा ब्लॉक बना देता हूँ, सम टोटल ऑफ GVA MP को। तो इस लाइन को मैथमेटिकली समझा देता हूं, फिर आप मुझे बताना। तो हम क्या करते हैं, हम प्राइमरी सेक्टर का जो भी वैल्यू एडिशन था, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर का जो भी वैल्यू एडिशन था, और टर्शरी सेक्टर का जो भी वैल्यू एडिशन था, हम तीनों ही सेक्टर के वैल्यू एडिशंस का क्या कर लेते हैं, सम टोटल कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। हाँ, तो जब हम तीनों ही सेक्टर्स का वैल्यू एडिशन का सम टोटल कर लेते हैं, तो भाइयों बहनों हमें पता है क्या पता चल जाता है, हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये आप मैथमेटिकली लिख सकते हो अपने समझने के लिए। समझ गए मैथमेटिकली? तो आप तीनों सेक्टर का वैल्यू एडिशन जोड़ लोगे तो क्या मिल जाएगा, GDP MP मिल जाएगा। तो स्टेप 3 जो है उसमें हमें तीनों सेक्टर का वैल्यू एडिशन जोड़ना है, तो हमको GDP MP मिल जाएगा, है ना। तो और नीचे भी लिख देता हूँ, कई बार MCQ में क्वेश्चन आता है तो इसको ऐसे प्रेजेंट कर देते हैं, GDP MP इज इक्वल टू, तो बताओ मैथमेटिक्स वाले बच्चों क्या सिंबल दे सकते हैं, जोड़ने का सिग्नल सिग्मा, सिग्मा GVA MP। सिग्मा मतलब जोड़ना। तो हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस का पता लग जाता है। तो ये हो गया स्टेप 3। और स्टेप 4 में हमारी नेशनल इनकम आ जाती है। बस स्टेप 4 है नेशनल इनकम, या ब्रैकेट में NNPFC। ये आपको सिखा रखा है पहले, कन्वर्जन कैसे आ जाएगी, GDP MP नहीं, हम स्टेप 3 में पहुंचते हैं GDP MP तक, है ना। स्टेप 3 में हमें क्या पता चलता है, GDP MP पता चलता है स्टेप 3 में। तो अब हम उस GDP MP में माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन, प्लस कर देते हैं NFIA, और माइनस कर देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो आई होप ये कन्वर्जन आप संतुष्ट होंगे, NNPFC बन जाएगा। ये तो पढ़ा था ना कन्वर्जन। तो GDP MP में आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, NFIA को प्लस कर दो, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दो, तो नेशनल इनकम बन जाएगी, यानी NNPFC बन जाएगा, है ना। तो 4 स्टेप्स में हम कह सकते हैं कि नेशनल इनकम आ जाती है मैथमेटिकली। तो एक बार 4 स्टेप की समरी और बनवाऊंगा अभी, लेकिन 4 स्टेप में क्या आ जाती है हमारी, नेशनल इनकम। तो एक बार ओवरव्यू ले लो ताकि समरी बनवाऊं। तो पहला स्टेप तो क्या है, हाँ, तो पहला स्टेप तो ये है कि मैं पूरी इकोनॉमी में मान लो 3 सेक्टर डिवाइड कर लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। फिर हर सेक्टर का क्या निकालना है, वैल्यू एडिशन, है ना, हर सेक्टर का निकालना है। तो हर सेक्टर का वैल्यू एडिशन निकालना है। फिर क्या करना है, वैल्यू एडिशन को सम कर देना है। तो जब आप तीनों सेक्टर के वैल्यू एडिशन को जोड़ दोगे तो ये देश का क्या पता लग जाएगा, हाँ, तो ये देश का GDP MP पता लग जाएगा। और फिर उस GDP MP को कन्वर्ट कर देंगे
तो नेशनल इनकम पता लगेगी। तो समझ आ गया स्टेप। तो अब आप एक बार बुक निकाल लेना, है ना, बुक में चलते हैं। रजिस्टर का काम तो हो गया। तो पेज नंबर 14 तो आ गए पेज 14 पे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, जिनके पास बुक नहीं है वो यहां से देखकर मजे लें। तो बेसिकली जो हमने बातें समझाई आपको, स्टेप्स रजिस्टर में लिखवाए, वो सब डिटेल यहाँ पर वैसे हमको दे रखी है, ये सब दे रखा है, किस चीज को क्या कहते हैं, क्या क्या है, ये है वो है ना। और उन सब लिखा पढ़ी के बाद यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है कि ये फॉर्मूला रट लेना। तो वो मेरे साथ लिख लो कि क्या रटना है। ठीक है, हाँ फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ ना कि क्या रटना है। तो ये लिख लो, GVA-MP का फॉर्मूला रट लो। तो GVA-MP का फॉर्मूला है क्या? GVO-MP, हाँ मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट, हाँ मतलब पूरा लिख दूं, पता चला बच्चा कह रहा है कि ये क्या है। तो माइनस IC कह रही है मैडम, तो माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिख लेता हूं। फिर अगले स्टेप में बड़ी केयरफुली लिखना, GVA-MP को अब कन्वर्ट करके GDP-MP लिख लेना। तो हम ये मान रहे हैं कि हमने तीनों सेक्टरों का जोड़ लिया, हम ये मान रहे हैं कि तीनों सेक्टरों का जोड़ लिया। और GVO-MP को ओपन अप कर देना, मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या था? हाँ, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस, उसको एज इट इज छोड़ दो, वो तो सिंपल, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बस, तो ये अल्टीमेटली फॉर्मूला बन गया जो आपको वैसे रटने के लिए चाहिए। तो इसको चाहे ब्लॉक बना लो। तो अल्टीमेटली रटने के लिए ये फॉर्मूला बन गया। सेल्स आपको मैंने बताई थी क्या होती है, चेंज इन स्टॉक, एक बार बोल दो अपने मुंह से क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, सही। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। हाँ बस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, हर बार डिजाइनर नाम नहीं बोलना, बस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। और फिर फाइनल फॉर्मूला भी लिख लो, NNP-FC, नेशनल इनकम का। GDP@MP, अभी सारी फुल फॉर्म बुलवाऊंगा, माइनस डेप्रीसिएशन प्लस NFIA माइनस है, बस। तो खत्म हो गई पहले फॉर्मूले की बात। तो एक बार फुल फॉर्म बोल लेते हैं ताकि मैं भी निश्चिंत रहूं, आप भी निश्चिंत रहो। बाकी नीचे जो दे रखी है थ्योरी वो अभी हमें अभी नहीं करनी, वो सब प्रिकॉशंस होते हैं, वो बाद में सिखाऊंगा। लेकिन हाँ फुल फॉर्म बोल लो एक बार ऊपर से। तो मैं येलो कलर कर रहा हूँ। GVA-MP क्या है फुल फॉर्म? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है बानी जी, ये है वैल्यू एडिशन, बानी जी पूछ रही थी। अब वैल्यू एडिशन कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला है GVO-MP, बोलो फुल फॉर्म। हाँ, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, में से क्या माइनस करना है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होता है उसको निकालने का अपना क्या फॉर्मूला है? हम बस खाली अगर इतने का पूछ रहा हूं मैं, तो ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो वो ओपन हो गया, बाकी माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो एज इट इज। बस, तो ये फॉर्मूला रखना है बस। थर्ड स्टेप में तो कन्वर्जन है। तो ओके है जो यहाँ पे बात लिखी है ना। तो वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला याद रखना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट
मतलब जितने का बेचा, जैसे वो बेकर वाला एग्जांपल याद है, बेकर ने कितने का बेचा था 130 का, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब जितने का खरीदा 100, तो इसका मतलब उसने कितना वैल्यू एडिशन करा बानी जी 30। ऐसे ही आप मान लो उसका सोच लो, शॉपकीपर का सोच लो, चलो शॉपकीपर ने कितने का बेचा था 250 का, माइनस और खरीदा कितने का था 210, तो इसका मतलब शॉपकीपर ने कितना वैल्यू एडिशन करा 40, है ना। तो वैल्यू एडिशन का मतलब होता है, अगर और बिल्कुल ही देसी भाषा में समझना हो, जीवीओएमपी मतलब बेच कितने का रहे हो, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब खरीद कितने का रहे हो, तो बेचा माइनस खरीदा कर दोगे तो वैल्यू एडिशन पता लग जाएगा। क्लियर हो गया? चलो ठीक है, तो खैर आज तो हमें खाली कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन ही करना था, अब इनका एप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे खैर, बट ओके होगी कहानी? ओके ठीक है, ऑनलाइन पे चीतो, चलो ठीक है, मजे आ गए। बाकी एक बार खुद भी रिवाइज करना, नहीं तो अगली क्लास में करेंगे फिर मस्ती। चलो ओके।